नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं, आत्मजीत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है। इस समय कई सारी ऐसी चीजें हैं, चाहे वो हिंडनबर्ग हो, अडानी हो, माधवीपुरी बुच हो, या फिर हरियाणा, जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट के इलेक्शन, और अब महाराष्ट्र में इलेक्शन की सुगबुगाहट, तैयारी ऑलमोस्ट शुरू हो गई है। माहौल भी उसके लिए बनना शुरू हो गया है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश शुरू हुई है, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि महाराष्ट्र में चुनाव बहुत जल्द अनाउंस हो जाएंगे। बहरहाल, हम कई सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। शुरुआत जो है वो हम हरियाणा के सियासत से करते हैं, फिर धीरे धीरे हम आगे दूसरे सवालों पर चलेंगे। सर, हरियाणा की जो इस समय सियासत है, कई सारे बड़े अहम मुद्दे हैं जिन पर बात हो रही है। एक तो दोनों पार्टियों का घोषणा पत्र आ गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया। दोनों ही अपने जीत के लिए बड़े बड़े दावे कर रही हैं। और दूसरी तरफ नेताओं को लेकर के भी दावे हो रहे हैं। अब मनोहर लाल खट्टर जैसा एक बेहद सीनियर नेता, वो कांग्रेस के नेताओं का नाम लेकर के, दो बड़े नेताओं का नाम लेकर के कह रहे हैं कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। क्या है खबर, क्या चल रहा है हरियाणा में, और हरियाणा के चुनाव पर भी थोड़ी सी एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। देखिए, रामप्रकाश राय जी, हरियाणा का जहां तक चुनाव है, उसका हरियाणा का चुनाव तो कांग्रेस के खाते में जाता नजर आ रहा है। सिंगल फेज का चुनाव है, एक ही दिन में सारी पोलिंग होनी है। बहुत सारी कोशिशें भारतीय जनता पार्टी ने करी। इनेलो का बीएसपी के साथ टाइप करवा दिया, जेजेपी को चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता दे दिए, आजाद समाज पार्टी के। तब भी मामला जो है वो संभल नहीं रहा है, क्योंकि गांव देहात में किसानों का बहुत ज्यादा रोष है। 750 किसान शहीद हुए 13 महीने के आंदोलन के बाद, और अभी भी शंभू और खनौरी में किसानों को मोदी जी ने जो चिट्ठी दी थी, उनसे जो वादे किए थे एमएसपी की गारंटी कानून बनाने के, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के, उनको दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है। और 36 से 37 किसान वहां भी शहीद हो गए हैं। तो 800 से ज्यादा किसान शहीद होने के बाद अगर मोदी जी कहते हैं कि मुझे किसानों की बड़ी चिंता है, और विदर्भ में वो फाइबर टू फैशन, मैंने फार्म टू प्लेट तो सुना था, फाइबर टू फैशन मैंने, और फैशन टू फॉरेन, इस तरीके की बातें करते हैं। प्याज के किसानों को कहते हैं मैं ये कर दूंगा। अच्छा, तेल के आयात में वो कहते हैं कि मैं ड्यूटी जो है वो बढ़ा दूंगा, 27% कर दूंगा खाद्य के तेल की, ताकि आपको रेपसीड ऑयल और सोयाबीन का और सरसों का जो तिलहन का जो है वो प्राइस ठीक मिले। तो ये सब बातें पिछले 10 साल में क्यों नहीं हुई, लोगों का सवाल ये है। और दूसरी बात, जो शुभकरण सिंह को गोली मारी गई, पंजाब के बॉर्डर से हरियाणा के बॉर्डर में एक किसान की मौत हो गई गोली लगने से, उस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो किसान ये पूछ रहे हैं कि जब हमारे लड़के को आप गोली मार रहे थे, उस समय आप कहाँ थे? तो इस वक्त दुष्यंत और दिग्विजय सिंह का सिरसा और वहां पे जहां वो जाते हैं अपने कैंपेनिंग करने, उनका बहुत उनको अंदर गांव में जाना बहुत दिक्कत है। उधर अभय चौटाला का जो बीएसपी के साथ टाइप हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि अभय चौटाला अब सीएम बनेंगे। इसी बीच मनोहर लाल खट्टर ने एक नया विवादित बयान दे दिया। आप सीएम रहे 9.5 साल, आप यूनियन मिनिस्टर हैं सेंटर की सरकार में। आप बयान देते हैं कि सुरजेवाला और शैलजा जी अब पार्टी में आ सकती हैं हमारी बीजेपी की, उसके संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। तो जहां भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो अब इलेक्शन उनके हाथ से निकल रहा है, तो इस तरीके के विस्फोटक और मतलब आप समझिए मसाला लगाकर इस तरीके के जो बयान दिए जाते हैं, और गोदी मीडिया उसको बड़ी आसानी से ग्रैब कर लेती है, क्योंकि सेंसेशनलिज्म जो है गोदी मीडिया का एक प्राइम ऑब्जेक्टिव रहा है। तो ये सिवाय सेंसेशनलिज्म मुझे एक चीज बताएं, आपने किसानों के एमएसपी पर, हम मनोहर लाल खट्टर पे भी फिर लौट आएंगे। आपने एमएसपी की बात की। जेपी नड्डा साहब हरियाणा में जाके कह रहे हैं कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो वो केवल 8 फसलों को एमएसपी पर खरीदते थे और क्या क्या करते थे, वो इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। तो कांग्रेस ने अपनी सरकार के समय पर क्यों नहीं एमएसपी दिया, और ये सारी चीजें, वो तो सवाल ये उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 24 फसलों पर मैं उसका जवाब देता हूं। वो कहते हैं कि 4 ही फसलों पर एमएसपी मिलती थी कांग्रेस के समय। अब आपको याद होगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेंट्रल खरीद एमएसपी पर इसलिए की जाती है ताकि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म चले, क्योंकि जब फसल तैयार होती है तो फसल का रेट डाउन होता है, और उसके 6 महीने बाद वही फसल महंगी हो जाती है। तो प्राइस करेक्शन मैकेनिज्म के तहत एमएसपी दी जाती है। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि किसान की आय, किसान की जो लागत है उससे नीचे प्राइस उसकी फसल का ना गिरे, इसलिए सरकार इंटरवेंशन करती है और वो खरीदती है।
अब सेंटर की सरकार स्टेट की सरकार को ऑर्डर प्लेस करती है, सेंट्रल वेयर हाउसेज से ऑर्डर जाता है स्टेट की सरकार को कि आपको इतना गेहूं खरीदने का, हमने इतने लाख टन का आपको अनुदान दे दिया है और इतना पैसा आपको दे दिया है। वेस्ट बंगाल में जब धान खरीदने की बात आई थी तो वेस्ट बंगाल की सरकार को पैसा ही नहीं भेजा इन्होंने, सेंट्रल वेयर हाउस ने ऑर्डर भेज दिया, पैसे नहीं भेजे। इस तरीके की भी चीजें होती हैं। तो जब सेंटर की सरकार का ही सारा केंद्र का ही इसमें हस्तक्षेप है कि एमएसपी कितने लोगों को मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और पैसे के आवंटन का जब लेन देन होता है, स्टेट वेयर हाउसेज जो हैं उनकी परचेज सेंट्रल वेयर हाउसेज के मुकाबले कम होती। तो ये हरियाणा की सरकार तो 24 फसलों पर एमएसपी देने के लिए कांग्रेस ने बात की है, इसलिए की है कि हरियाणा में बाजरा भी होता है, सरसों भी होती है, आपका और फसलें भी होती हैं, जौ भी होता है, क्योंकि जहां पानी की कमी है वहां बाजरा और ज्वार उगाया जाता है। जहां पानी की अधिकता है जैसे कि जीटी रोड वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे आपका शुगर केन भी है और पैडी भी है और आलू भी है। तो हर एरिया की अपनी बेल्ट है। अब जैसे नू वाला एरिया है वहां पानी की दिक्कत है तो वहां पे सिर्फ प्याज और आप आलू ही उगा सकते हैं या लहसुन उगा सकते हैं। तो इस तरीके की क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जो बात है वो इरिगेशन से रिलेटेड है। हमारे देश में आज तक कभी इरिगेशन का ऑडिट ही नहीं हुआ। मैंने पहली मांग करवाई थी ऑल इंडिया मैनिफेस्टो कमेटी में, कांग्रेस पार्टी को मैंने कहा था कि आप इरिगेशन को ऑडिट करवाइए और इरिगेशन के ऑडिट में क्लियर हो जाएगा कितना पानी कहां पर है, कितनी पानी का सतह नीचे चला गया है, कितना अभी ऊपर है और कौन सी फसल कहां पे लगानी चाहिए। और जिस तरीके से किसानों को ये कहते हैं कि ये पानी ले लेते हैं धरती से, अरे पानी लेके कोई उड़ा थोड़ी ना देते हैं, उसी धरती में वापस डाल देते हैं। पोल्यूशन जो है, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज तो आपकी केमिकल फैक्ट्रीज हैं या आपकी टायर बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं या अल्कोहल बनाने वाली फैक्ट्री हैं जो रिवर्स बोरवेल से पानी को जो है जमीन के अंदर दागती हैं। तो बात यह आ जाती है कि जब सरकार किसानों पर मढ़ देती है ये सारे इल्जाम, उनको कभी खालिस्तानी बताती है, कभी उनको ये बताती है कि जो बैठे हैं 750 किसान ये 140 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो किसानों ने भी जवाब में कहा आपके भी तो 543 एमपी हैं, 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो अगर हमारे 750 भी बैठे हैं शंभू पे तो वो भी करोड़ों के बराबर है और आपसे लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। सर अब हम जरा खट्टर पे फिर लौट आते हैं। खट्टर साहब जो दावा कर रहे हैं भाई, एक कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही है। शैलजा जिस तरीके से एकदम से इनएक्टिव और चुप हो गई हैं उसको लेकर के चल रहा है। राहुल गांधी के लिए खबर यह है कि राहुल गांधी इसी विवाद के चलते हरियाणा जा नहीं रहे हैं। तो क्या इस माहौल का फायदा उठाते हुए भाजपा दिख रही है? हालांकि खट्टर की बात में कितना दम है जब उनका अपना भतीजा, उनके अपने भतीजे रमित खट्टर जो है वो कांग्रेस के साथ चले गए हैं। देखिए उनके भतीजे कांग्रेस में गए हैं, ऐसा परिवार में चलता ही रहता है। कुछ लोग इधर आते हैं, कुछ लोग उधर जाते हैं। अभी मैं आपको आज ही की खबर बता देता हूं। अभी मेरे पास कुछ देर पहले ही खबर आई थी कि महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ पार्टी के लोग जो हैं दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। तो ये आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स तो चलती रहती है, पर मेन बात यह है कि खट्टर साहब सेंसेशनलाइज कर रहे हैं। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस में सब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं। अब आप अगर उनकी मैनिफेस्टो भी पढ़ेंगे, मैनिफेस्टो में उन्होंने 2009 से लेके 2000 मतलब 2010 से लेके 2024 तक जो सरकार, 2014 से लेके 2024 तक जो सरकार चलाई उस 10 साल का ब्यौरा दिया उन्होंने। हमने कितने मकान बनवा दिए, हमने कितने लोगों को एमएसपी दे दी, हमने कितनी सोर्सिंग कैसे करी, 24 फसलों की वो बात तो खुद ही करते हैं। फिर कितने लोगों को किसान सम्मान निधि आपने दी। तो अपनी उपलब्धियां गिनाने की बजाय दूसरे की कमजोरी बताने वाला जो शख्स होता है वो हमेशा कमजोर होता है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि उनके पास ज्यादा उपलब्धियां हरियाणा में दिखाने के लिए है नहीं। जाट वर्सेस नॉन जाट करके उन्होंने पहले 5 साल सरकार चला ली, 2014 से 2019 में पुलवामा के पे हरियाणा में उनको वैसे ही वोट पड़ गए क्योंकि मोदी जी ने पुलवामा पे 303 एमपी अपने उनके सरकार बन गई थी सेंटर में। पर स्टेट के जब इलेक्शन हुए तो उनका वोट प्रतिशत गिर गया। जो वोट प्रतिशत 52-54% था वो गिर के 35-36% हो गया था असेंबली इलेक्शन आते आते। और अब ऐसा माना जा रहा है कि 30% से भी नीचे जा सकते हैं ये। और यही इनका टोटल राउट होने वाली है। इस वजह से वो कांग्रेस को बता रहे हैं कि कांग्रेस में लीडर जो हैं वो एक दूसरे को देखते नहीं ठीक से, एक दूसरे के प्रतिरोधी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। शैलजा जी अपने मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन जीती हैं, क्या उस समय हुड्डा जी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे? 5 एमपी कैसे आ गए इनके हरियाणा में? और तीसरी बात यह है कि जो आदमी को लीड दी जाती है हरियाणा कांग्रेस में, भूपेंद्र हुड्डा इस समय नेतृत्व कर रहे हैं हरियाणा कांग्रेस का। तो जरूरी तौर पे ऐसा होता है कि कुछ सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट्स के लिए प्रेशर डाला हो और हाईकमांड ने या कांग्रेस की जो सिलेक्शन कमेटी है उसने उसको रिलेंट किया हो।
अगर मान लीजिए 2-4 सीटों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े भी कर लिए तो हो सकता है विनेबिलिटी देख के खड़े किए गए हों, ये तो रिजल्ट आने पे पता लगेगा। अब आप ये कहें कि शैलजा जी जो हैं बीजेपी को वोट पड़वाएंगी क्योंकि वो नहीं चाहती भूपेंद्र हुड्डा सीएम बने, तो ये काम भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, कांग्रेस पार्टी में नहीं होता। और ना ही ये सुरजेवाला के केस में होगा। सुरजेवाला के जी के तो एक बेटे हैं बस, आदित्य सुरजेवाला, जो अपने कैथल में उनकी सीट से लड़ रहे हैं। तो सुरजेवाला जी को क्या फर्क पड़ता है कि सीएम भूपेंद्र हुड्डा बने या शैलजा बने। इस तरीके की नरेशंस गोदी मीडिया को, आप कहते हैं ना कि बैक्टीरिया को फीड किया जाता है ताकि वो बैक्टीरिया मरे ना, तो ये फीड किया जा रहा है गोदी मीडिया में, रेगुलर फीड किया जाता है। आप देख लीजिए इनके जितने गोदी मीडिया चैनल हैं इसी बात को आज सारा दिन उछालते रहेंगे, हरियाणा में विस्फोट हो गया है, कांग्रेस पार्टी टूट गई है। तो इनका तो ये काम ही है रोज का, इस पर हम लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जी। सर, अब थोड़ा सा हम लोग राजनीति से इधर जरा हम चले अडानी साहब की तरफ, माधवी बुच की तरफ। माधवी बुच को लेकर के खबर ये है कि भाई उनके रिकॉर्ड्स के लिए एक आरटीआई डाली गई, लेकिन आरटीआई से जवाब भी मिल गया कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उनको आपको शेयर नहीं किया जा सकता। क्या माधवी बुच को लेकर के जो रिकॉर्ड्स मांगे जा रहे हैं, जिस तरीके के जो आंकड़े सामने आए, जो सच सामने आया, उसके बाद भी ऐसे इंफॉर्मेशन का ना दिया जाना सही है या क्या विकल्प और बचे हैं? ये मामला ऐसा उठा, कॉमोडोर लोकेश बत्रा साहब हैं, वो ईवीएम के मामले में भी याचिका करता थे, उन्होंने एक आरटीआई डाली सेबी में, क्योंकि बहुत सारी स्टेटमेंट्स माधुरी बुच की ये आ गई थी कि मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो सेबी की गाइडलाइन से विपरीत हो। मैंने सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं, चाहे वो मेरी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था या मेरी पास्ट की जॉब से रिलेटेड था, या मैंने अदानी के जो सुप्रीम कोर्ट में ने जब बनाई थी कमेटी कि जांच करने के लिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, तो मैंने रिक्यूजल किया कि नहीं किया और कब किया, कैसे किया, ये सब बातें सभी को मैं बता चुकी हूँ। पर क्योंकि पब्लिक को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कॉमोडोर लोकेश बत्रा ने जो है वो एक एप्लीकेशन डाली आरटीआई की। उसका जवाब ये आया कि सेबी ने खुद ही कह दिया कि हम इस पे इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, ना अपॉइंटमेंट पे दे सकते हैं, ना एसेट्स पे दे सकते हैं, और ना ही रिक्यूजल पे दे सकते हैं। तो भाई उनसे कहा गया कि भाई क्यों नहीं दे सकते, तो उन्होंने कहा ये हमारा इंटरनल मैकेनिज्म है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ये जो इशू है, ये हम सिर्फ डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क में उन्हीं लोगों को दे सकते हैं जिनको इनकी रिक्वायरमेंट हो। अब आरटीआई का जो सेक्शन 81J ऑफ द आरटीआई ये कहता है कि इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी सामाजिक या सार्वजनिक पद पे बैठे किसी भी आदमी की दी जा सकती है, या तो संसद अगर मांगे तब दी जा सकती है, और जब लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई एमएलए मांगे या कोई मिनिस्टर मांगे तो दी जा, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को दी जा सकती है। तो उसमें यह रूल है कि अगर मान लीजिए कि अगर इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट को दी जा सकती है या स्टेट लेजिस्लेशन को दी जा सकती है, तो इट कैन नॉट बी डिनाइड टू एनी अदर पर्सन। तो कॉमोडोर लोकेश बत्रा अगर इसमें अफेक्टेड पार्टी नहीं भी हैं, पर जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में आरटीआई अगर वो फाइल करते हैं, क्योंकि वो लिटिगेंट हैं ईवीएम पर भी, तो अगर वो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं तो उनको इंफॉर्मेशन देने से सेबी को क्या आपत्ति है। दूसरी बात, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर सरकार का वित्तीय मामलों में गड़बड़ी पाई जाती है तो इसकी जांच सरकार खुद नहीं कर सकती और ना सरकार की कोई जांच एजेंसी कर सकती है। तो आप कहेंगे कैसे होगी, वो लोक लेखा समिति, पीएसी जिसको कहते हैं, पार्लियामेंट अकाउंट कमेटी, वित्तीय गड़बड़ी की जांच वही कर सकते हैं, और उसमें प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों के नेता होते हैं। केसी वेणुगोपाल उसमें मेंबर हैं और राहुल गांधी भी अगर चाहें तो उस पीएसी में शामिल हो सकते हैं। अभी तो केसी वेणुगोपाल उसके मेंबर हैं, तो पक्ष और विपक्ष दोनों बैठ के पीएसी में इसकी जांच कर सकते हैं। अब इसमें चाहे अजीत डोभाल का नाम हो, शौर्या डोभाल का नाम हो, किसी का भी नाम, ये जांच जो है वो संभव हो सकती है। सेबी ने अपनी ही रिलीज को कॉन्ट्रडिक्ट किया है कि माधुरी बुच ने अपने आप को रिक्यूज किया था, नहीं किया था। जो इंफॉर्मेशन, ऑल्टरनेट इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये 22 मामलों पर, 25 मामले टोटल थे, उसमें 2 मामले छोड़कर 22 मामलों में मार्च तक जितनी भी प्रेजेंटेशंस दी गई हैं सेबी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, कमेटी जो बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की निर्धारित मॉनिटरिंग कमेटी, उसमें माधुरी बुच भी शामिल थी। तो वो रिक्यूज कैसे कर सकती हैं अपने आप को, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो जाता है। और दूसरी बात, जो उनके हस्बैंड के कनेक्शन आ रहे हैं ब्लैकस्टोन के साथ, कि वो कंपनी में जो थे एडवाइजर थे, और ब्लैकस्टोन को रीट रेगुलेशन चेंजेस के लिए माधुरी बुच क्योंकि सेबी की चेयरपर्सन थी। फिर तमाम मामले जो कांग्रेस पार्टी ने बताए, पवन खेड़ा के आपने देखी होंगी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें उन्होंने कहा कि वो आईसीआईसीआई से पैसा भी विड्रॉ कर रही थी, ई सॉप्स भी मिल रहे थे उनको, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से भी पैसा मिल रहा था।
जिस कंपनी से वो रेंट ले रही थी वो वॉकहार्ट से रिलेटेड है, और इनकी अपनी ही अगोरा एडवाइजरी जिसमें 99% स्टेक होल्डर है, उसने 3 करोड़ रुपए की रिटर्न फाइल की है। अब माधुरी पुरी बुच ये कहती हैं कि मेरी रिटर्न जो है इन्होंने इनकम टैक्स की निकाल ली तो ये अनऑथराइज है। चलिए मान लिया उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न से आपका डेटा निकाला, पर उससे क्या आपकी क्लैरिफिकेशन देने का दायित्व खत्म हो जाता? आप जब सिंगापुर में थी, आपने यहां नौकरी छोड़ी नहीं थी आईसीआईसीआई में, आपने लीव ली थी, अनपेड लीव लेके आप सिंगापुर में आपने नौकरी भी ले ली। तो क्या आपने आईसीआईसीआई बैंक को डिस्क्लोज किया कि आप सिंगापुर में नौकरी कर रही हैं 2 साल? और वहां पे भी एक गोरा पार्टनर्स बनाया हुआ था जिसकी 99% पार्टनर थी, उसकी तो अभी रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है, तो उसमें भी पता नहीं किस किस कंपनी से पैसा लिया हो। फिर जहां देश की जनता को पटाखे खरीदने के लिए चाइना के मना किया जाता है, वहीं करोड़ों रुपए के आप चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स करते हैं सेबी में चेयरपर्सन होते हुए। तो चाइना से ऐसा क्या लिंक है आपका? और ये वही चेंगचुंग लिंग जो पार्टनर हैं अदानी साहब के, उन्हीं की स्विस बैंक में जो है अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं। वो इनडायरेक्टली उन्हीं राउंड ट्रिपिंग कंपनीज के साथ जुड़े हुए तार हैं जिससे शेयर को बढ़ाया घटाया जाता है। तो आप ये बताइए, जब इतने आरोप विपक्ष द्वारा और देश की सिविल सोसाइटी द्वारा ऑलरेडी माधुरी पुरी बुच पे लग चुके हैं, और उनकी लेटरल एंट्री, ये फर्स्ट प्राइवेट, ये ब्यूरोक्रेट नहीं है, ये फर्स्ट प्राइवेट आदमी को आपने सेबी का पहले बोर्ड मेंबर बनाया और फिर चेयरपर्सन बनाया। ये फर्स्ट चेयरपर्सन है सेबी का लेटरल एंट्री द्वारा, और जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है। तो मोदी जी का डायरेक्ट और अमित शाह जी का डायरेक्ट इसमें वो आता है इंटरवेंशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड आदमी पे इतने करप्शन के आरोप हैं, और सेबी के ऑफिसर्स दबे दबे शब्दों में खुद ही कहते हैं कि इन्होंने अपने आप को रिक्यूज नहीं किया था, और वहां के जूनियर ऑफिसर्स वहां पे बाहर आके कहते हैं कि यहाँ का टॉक्सिक माहौल है, गाली गलौज होती है सेबी के अंदर, हम लोग बैठ नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, और हशश अफेयर में उस खबर को जो है रोक दिया जाता है। तो फिर बताइए, फिर क्या सार रह गया इसका? एक आदमी को बचाने के लिए क्या आप पूरी रेगुलेटरी बॉडी को वो कर देंगे, दोषी ठहरा देंगे? तो ये बात आ जाती है कि इस सरकार में अदानी को बचाने के लिए किस हद तक सरकार जाती है, देश के लोकतंत्र को, देश की डेमोक्रेसी को, देश की इंडिपेंडेंट बॉडीज को, स्वामित्व वाली कंपनीज को, और देश में नागरिकों का जो हक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, या दूसरा कार्य देखना। सीएजी क्या कर रही है इसमें? सीएजी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, अदानी पर कुछ नहीं हुआ। ये जो भी कवायद है, ये पूरी कवायद जो है वो एक्चुअली माधवी पुरी बुच को बचाने के लिए नहीं, अडानी को बचाने के लिए की जा रही है। बेशक, क्योंकि जितना भी ये मामला घूम फिर के वहीं आता है, क्योंकि आप देखिए माधुरी पुरी बुच पे पहला इल्जाम क्या लगा था? उन पे पहला इल्जाम ये लगा था कि वो और उनके हस्बैंड ने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जो उनके चाइल्डहुड फ्रेंड थे। ठीक है, उस चाइल्डहुड फ्रेंड जो थे वो मादानी एंटरप्राइज के डायरेक्टर भी निकल आते हैं। अब आप समझिए कि वो इन्वेस्टमेंट जिस कंपनी में की जाती है, ग्लोबल डायनेमिक फंड्स में, वो पैसा डायरेक्टली अदानी के शेयर्स पे लगाया जाता है, उसमें विनोद अदानी का डायरेक्ट लिंक है, और उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट को कैश आउट करने के लिए माधुरी पुरी बुच की पर्सनल मेल जाती है। पहले तो वो दोनों इन्वेस्टमेंट जो थी वो दोनों के नाम थी, फिर उन्होंने चिट्ठी देके अपने हस्बैंड के नाम करवा दी, फिर खुद ही मेल लिख के कहती हैं कि ये पैसे को जो है उनके अकाउंट में डाल दिया जाए। इसका मतलब है कि वो पूरा उसको फॉलो अप कर रही थी। और जब वो चेयरपर्सन बनती हैं सेबी की, तो वो ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करती। अगर डिस्क्लोज करती तो एससी द्वारा मॉनिटरिंग कमेटी जो अदानी की हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे अपॉइंट की गई थी 17 जनवरी 2023 की, उस पर इनका नाम नहीं आता। ये प्रेजेंटेशन देने क्यों गई उसमें मॉनिटरिंग कमेटी की? इसका मतलब है कि इनका डायरेक्ट एक्सेस है, अदानी पे जांच चल रही है और अदानी के लोग ही जांच करवा रहे हैं और उसकी सफाई सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को दूसरी जांच नहीं बैठानी चाहिए इस पे? इसी चक्कर में जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो आरटीआई फाइल कर रहे हैं, सेबी को इंफॉर्मेशन देने से मना कर रही है। इसका मतलब है कि जैसे किसान कहते थे एफसीआई के गोदामों पे ताला अदानी का लग जाएगा और आपको आटा 100 रुपए किलो मिलेगा,
यही बात सेबी के दफ्तर पर भी ताला अडानी का लग चुका है। आप कोई जी। इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, आप उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई भी रिपोर्ट जो वो ठीक से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के अंडर बैठी मॉनिटरिंग कमेटी में सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं कि केवी कामत जो आईसीआईसीआई बैंक के चेयरपर्सन रहे वो उस कमेटी में है। चंदा कोचर वाला केस कोई भूला नहीं है, ये भी आईसीआईसीआई बैंक में थी। ई सॉप्स में इतना पैसा, इनको नौकरी छोड़ने के 10 साल बाद भी पैसा मिल रहा है। ऐसी कौन सी नौकरी है भाई? और आईसीआईसीआई बैंक वाले इनको लीव देकर 2 साल के लिए वेट कर रहे थे कि जब कब आएंगी वापस और नौकरी लेंगी। यहाँ नौजवान जो है 6-6 हजार लोग एक एक नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, लाखों लोग एक एक नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, और इनका इंतजार हो रहा था आईसीआईसीआई बैंक में जब ये सिंगापुर में थी। आप ही बताइए। बिल्कुल। निश्चित तौर पे ये मुद्दा बहुत गंभीर है। अब इनकी जानकारियां कैसे बाहर आएंगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि सेबी जिस तरीके से अभी आपने बताया ये साफ हो गया है कि सेबी किसी हाल में इस तरीके की सूचनाओं को बाहर नहीं आने देना चाहती, ताकि देश इस हकीकत से रूबरू हो सके, इस हकीकत को समझ सके, ये पूरा खेल समझ सके। बहरहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आतमजीत सर, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। निश्चित तौर पे आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम फिर आपसे इस मामले में विस्तार से जरूर समझेंगे। थैंक यू सो मच।